नमस्कार साथियों, आप सभी का टीचर्स कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। बात करेंगे अपन आज अपने राष्ट्रीय आरटीई 2009 के बारे में। आरटीई 2009 क्या होता है, इसके मैं पूरे शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो में अपन पूरे आरटीई 2009 को एक शॉर्ट मेमोराइज के रूप में अध्ययन करेंगे। ये मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये पीडीएफ आपको जल्द ही मैं पूरे जो मेन टॉपिक है उसकी बना करके आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। देखिए, आज के बिना टाइम गवाए अपन अपना करिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज अपन आरटीई 2009 के बारे में। आरटीई 2009 क्या था, कब लगा था, कैसे लगा था, आरटीई 2009 में क्या धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितने हैं, उन सब के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में। ये क्या है, सर्वप्रथम अपन बात करें तो इसकी सबसे पहले जो मांग है वो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और कब की थी, 1910 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में की थी। ठीक है, इसके बाद में इसकी मांग है जो वर्धा योजना है वो कब थी, 22 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी ने इसे तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना था। इसके बाद में अपन बात करते हैं सौर्जन्य योजना के बारे में। सौर्जन्य योजना क्या थी, सौर्जन्य योजना 1944 में आई थी और इसमें कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग कब आया था, 1964-66 में आया था। इस कोठारी आयोग को अपन भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी और दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही इसका जो आयोग का नाम था वो कोठारी आयोग पड़ा था। और इस कोठारी आयोग ने कहा था कि 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट पेज में, ये बात करते हैं अपन पहली प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी। प्रथम शिक्षा नीति आई थी आपकी 1968 में और इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसको प्रावधान, ये प्रथम शिक्षा नीति लागू कब से हुई थी, ये 24 जुलाई 1968 में लागू हुई थी और इस समय वहाँ अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में अपनी आई थी द्वितीय शिक्षा नीति। द्वितीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में। इसमें भी एक बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसके उसी समय वो कौन था, राष्ट्रपति थे अपने ज्ञानी झैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति कब आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। इसमें इसके पहले इसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो बनाया जाता है मौलाना कलाम आज़ाद की स्मृति में बनाया जाता है। ठीक है, और मौलाना कलाम आज़ाद की स्मृति के अंदर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अपने प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना कलाम आज़ाद थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रथम शिक्षा दिवस। प्रथम शिक्षा दिवस कब बनाया गया, प्रथम शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर 2008 को बनाया गया था। इसकी समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम शिक्षा मंत्री थे के.सी. पंत। कौन थे, के.सी. पंत थे। और अंतरिम सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री राल गोपालाचार्य थे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और किसकी याद में बनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में बनाया जाता है। इसी के
उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे बदलकर समवर्ती सूची का विषय के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची विषय में ही अब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम वगैरह आता है, इनकी सब का अध्ययन कौन सी सूची के अनुसार किया जाता है? समवर्ती सूची के अनुसार ही किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखें तो निःशुल्क शिक्षा के बारे में अपने जो संविधान है उसमें कौन कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में शिक्षा के बारे में कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 के 21A में कहा गया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कहा जाए, और भाग 4 है उसके अंदर आर्टिकल 45 में कहा गया है कि ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक बालक का अधिकार है और उसे प्राप्त होनी चाहिए। और अनुच्छेद भाग 4 क में कहा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4 क के अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद में अपन बात करते हैं RT के बारे में। राजस्थान निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के बारे में देखते हैं। RT के आधार पर अपन 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और ये 2 जुलाई 2009 को केंद्रीय कैबिनेट ने पारित किया और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। इस प्रकार यह अपना अधिनियम है वो कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भी ये पाठ्यक्रम लागू है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल RT को पारित किया गया था। किसने पारित किया था? RT को पारित किया था 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा। यहाँ तक अपन ने इसका बेसिक के बारे में देखा है। अब अपने जो काम की चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के ज़्यादा चांस है वो स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको ध्यान से देखें। मैं अभी आपको इसका बैकग्राउंड के बारे में आपको बता रहा था। अब अपन बात करेंगे इसके क्या कितने अध्याय होते हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, इन सब के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्य सरकार इसको 29 मार्च 2011 को RT में संशोधन किया। अपने राजस्थान सरकार ने कब किया था? 29 मार्च 2011 को। ठीक है, RT में संशोधन करके इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा दी जाए, बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए। और इसमें कहा गया कि PWD जो विकलांग बच्चे होते हैं जिनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, अधिनियम 1995 के अनुसार 40% विकलांग जो बंदा है उसको शामिल किया गया है। और राजस्थान PWD अधिनियम 2016 के अनुसार राजस्थान में टोटल 21 श्रेणियों को शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य सरकार और स्थानीय सरकार वहाँ के प्रशासन का जिम्मेदारी है। यहाँ तक अपन ने देखा। लेकिन सामान्य श्रेणी में ये वर्ष है वो 6 से 14 वर्ष रखे गए हैं। इसके बाद विद्यालय कैलेंडर का वर्णन भी इसके अंदर कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो RT है वो ना तो न्याय और वाद योग्य नहीं है। और ये 6 से 18 वर्ष के लिए बालकों के लिए नई शिक्षा नीति में इसको कहाँ से 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए इसको शामिल कर दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब अपने RTE का मेन अध्याय स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट आराम से एक एक चीज़ समझते हुए चलना है, इनको याद भी रखना है। और आपको बार बार देख के इस प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाने ले हैं अपने हाथ से कि परीक्षा के टाइम अपन एक बार देखें तो वापस ये चीज़ें रिकॉल हो जाए। क्योंकि ये लंबे समय तक याद रहना एक हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। और क्वेश्चनों के माध्यम से भी आप इनका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आता है। बात करते हैं अपन RT की। RT में सबसे पहले कितने अध्याय? 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची की बात की गई हैं। सबसे पहले अपन 7 अध्यायों के नाम और कौन से आर्टिकल से लेकर
कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 कोई भी चीज़ होती है, अपन अपनी बुक खोलते हैं, बुक के सबसे ही पहले पेज पे लिखा होता है प्रस्तावना, क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो किसी भी बुक ले लो आप, राजस्थान सरकार की जो बुकें चलती है उसके सबसे पहले पृष्ठ में भारत की संविधान की पहली प्रस्तावना लिखी हुई है। तो अपने को भी ये ध्यान रखना कि अपने आरटी को पढ़ने से पहले खोलते ही अपने को क्या समझ में आएगी, प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। और प्रस्तावना के लिए अपन 1-2 पेज छोड़ते हैं, 1-2 पेज छोड़ते हैं, वही मतलब धारा 1 और धारा 2 प्रस्तावना में शामिल है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए, और ये अपने कौन से पेज पे, दूसरे पेज पे लिखा रहता है। और दूसरे पेज के मतलब अध्याय नंबर 2 में लिखा रहता है, और 2 में लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 3 से 5, दो धारा 3 से लेकर 5 तक है, उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद अध्याय 3 की बात करें, अभी निःशुल्क शिक्षा देगा कौन, या तो राज्य सरकार देगी, या स्थानीय सरकार देगी, या माता पिता देगी, इन सब का ही तो कर्तव्य है। मतलब इन निःशुल्क शिक्षा देने के बाद में निःशुल्क शिक्षा की जो बात की है वो कौन कौन कर सकता है, समुचित सरकार, स्थानीय सरकार और माता पिता। ये किसका कर्तव्य है, कर्तव्य किनका है, इन तीनों का है। और ये बात की गई है 6 से 11 वर्ष के 6 से 11 की धारा तक। इसके बाद में अपन बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 में ये कहा गया है कि विद्यालय और अध्यापकों का दायित्व। अब बात कर दी भाई, इनको बच्चों को शिक्षा देनी है, और बच्चों को शिक्षा कौन देगा, अध्यापक देंगे। अध्यापकों के लिए क्या चाहिए, स्कूल चाहिए। मतलब पहले क्या देखा, किसी भी चीज़ को खोलेंगे प्रस्तावना आएगी, सबसे पहले प्रस्तावना के लिए 1-2 पेज रखते हैं। 1-2 पेज रखने के बाद में अपन खोलते हैं तो देखते हैं कि अपने को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। तो इसका मतलब जो अध्याय 2 है उसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और ये 6 से 11 की धाराओं के बीच में है। और इसके बाद में देखा अपने अध्याय 3, और अध्याय 3 ये कह रहा है कि स्थानीय सरकार है वो, या समुचित सरकार जो भी है, या माता पिता, इन सब का दायित्व है हमें कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और ये बात है अपने 6 से 11 तक, और निःशुल्क की बात है वो 3 से 5 तक की गई है। अध्याय 4 में ये कहा कि ये जो शिक्षा देगा समुचित सरकार, जो अपने लिए कर्तव्य बनाए, इनके लिए कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए। मतलब विद्यालय की आवश्यकता होगी, अब विद्यालय की आवश्यकता होगी तो उसमें पढ़ाने वाले चाहिए। मतलब ये तो बहुत बड़ा बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मतलब अपना अधिकार भी बड़ा है और अध्याय भी बड़ा है। तो अपन कह सकते हैं कि इन अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, अध्याय 4 है। और इसमें धाराएँ कितनी है, 12 से लेके 28 तक धाराएँ शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अध्याय 5। अब बात हो गई शिक्षकों की, विद्यालय स्थापित हो गया। अब विद्यालय स्थापित हो गया तो उनके लिए पढ़ाने के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की बात की, उसके लिए कुछ पढ़ाना तो पड़ेगा, और कुछ पढ़ाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर क्या बात चाहिए अपने को, वहाँ की पाठ्यक्रम चाहिए, और पाठ्यक्रम चाहिए। पाठ्यक्रम आ गया, पाठ्यक्रम आएगा तो उसे पढ़ाना भी पड़ेगा, मतलब समय पर पूर्ण भी करना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम और समय पर पूर्ण करने की बात कहाँ की गई है, अध्याय नंबर 5 में की है। और इसके अंदर 2 धाराएं जोड़ी गई है, 29 और 30। ध्यान रखना कौन सी धाराएं, 29 नंबर और 30 नंबर धारा इस अध्याय नंबर 5 में कहा गया है। और इसमें पाठ्यक्रम की बात की गई है, और पाठ्यक्रम की बात की गई है तो मतलब उसको समय पर भी पूरा ना कराना पड़ेगा। इसके बाद अध्याय आ गया अपना 6। अध्याय 6 की बात करें तो अध्याय 6 में कहा गया है, अध्याय 6 में ये कहा गया है कि बालक को अब शिक्षा दे दी, ये बात कर ली। अब बालक के स्कूल के अंदर कुछ भी हो जाए, मतलब उसके साथ कोई खिलवाड़ हो जाए तो उसको भी तो अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार किस चीज़ के, कि उसके साथ कुछ गलत हो तो वो वहाँ पर उसका समाधान हो सके। तो इसके बारे में ये कहा गया कि अध्याय 6 में ये कहा गया कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, ये 31 से लेकर 34 धारा करेगी। कौन सी, 31 से लेकर अपनी धारा 34 इसका समाधान करेगी। धारा 31 से लेकर 34 इसका अपना समाधान करेगी। तो यहाँ से अपन ने देखा कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण की बात कौन से अध्याय में कह रखी है, अध्याय नंबर 6 में कह रखी है। तो इसका मतलब अध्याय 6 की बात करें अपन
तो अध्याय 6 की बात करिए अपन ने, बालकों के अधिकारों का संरक्षण की। और अध्याय 7 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नई बातें जोड़नी है, उसमें सुधार करना है, भला कि भाई जो भी चीज़ पुरानी है उसमें कोई गलतियाँ रह गई उन सब के बारे में अपन यदि बात करेंगे तो अध्याय नंबर 7 में करेंगे। और अध्याय नंबर 7 अपना कहता है प्रकरण और अन्य मुख्य बातें, और इसके अंदर 3 धाराएँ हैं, 35, 36, 37 और 38, 4 धाराएँ इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा, एक बार फिर छोट समराई कर लेते हैं। ठीक है, अपने आरटी के अंदर धाराएँ टोटल है 38 और अध्याय है 7 और एक है अनुसूची, जिसमें से अपन ने अभी अध्यायों की बात की है। सबसे पहला अध्याय अपना प्रस्तावना था। पहले अपन ने क्या खोला, किताब खोली, किताब खोलते उसमें प्रस्तावना आ गई। किताब खोलने के बाद उसमें एक पेज में लिखा होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की। फिर इसके बाद में देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात तो की, लेकिन ये देगा कौन, या तो समूची सरकार देगी या स्थानीय सरकार देगी, या अपना माता पिता इनका दायित्व है, कर्तव्य, मतलब माता पिता का कर्तव्य, स्थानीय सरकार का कर्तव्य, या फिर किसका कर्तव्य होगा, स्थानीय सरकार का कर्तव्य होगा। ये किस में कही है, बात अध्याय 3 में बात की है। अब ये दायित्व भी हो गया, अब इनके लिए अपने को क्या चाहिए, जगह चाहिए, मतलब विद्यालय चाहिए। विद्यालय चाहिए तो अध्यापक ही चाहिए, तो विद्यालय और अध्यापक की बात अध्याय 4 में, मतलब अध्यापक और विद्यालय तो बहुत सारे होंगे, इसका मतलब ये अध्याय भी बहुत बड़ा है। इसमें अध्याय धारा 12 से लेकर 28 तक का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं अध्याय 5 देखा था। अब बताओ अपन ने क्या किया, स्कूल भी खोल ली। अब स्कूल में खोल ली तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कुछ पाठ्यक्रम चाहिए पढ़ाने के लिए, मतलब पाठ्यक्रम भी आ गया। और पाठ्यक्रम को पढ़ाना है तो मतलब समय पर उसका कुछ पाबंद भी होना चाहिए कि पूरा भी कराना है। तो पाठ्यक्रम और समय पर पूर्ण कराने की बात अपने 29-30 धारा में कहा गई है, और 29-30 धारा अध्याय 5 से संबंधित है। इसके बारे में अपन बात करते हैं आगे 6। अभी बात कर ली, पढ़ाना वढ़ाना तो हो गया, लेकिन बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो उनका कौन ध्यान रखेगा, भाई उनका ध्यान रखेगा समुचित सरकार ध्यान रखेगी, या कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे उनको। तो मतलब बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात अपने अध्याय 6 में की गई, और अध्याय 6 31, 32, 33, 34 धारा में है। इसके बाद अध्याय 7 की बात करें, मतलब ये सारे में कुछ यदि चेंज वेंज करना हो तो कौन से अध्याय से करेंगे, अध्याय 7 से करेंगे। और ये धारा 35 से लेकर 38 तक है। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने आगे बात करता हूँ याद कैसे रखें, इन सब आर्टिकलों को, धाराओं को अपन याद कैसे रखें। देखिए, धारा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले अध्याय देखो, अध्याय में कितनी धारा है, 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा। और अध्याय मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट याद करा दिया, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसे याद रहेंगे। तो मैं लास्ट में एक बार और याद करवा दूंगा और अच्छे से याद हो जाएंगे। अपन धारा बात करेंगे। अब धाराओं को, धारा पढ़ने से पहले दिमाग में अध्याय रहना चाहिए। अध्याय 1 में बात की थी प्रस्तावना की, मतलब प्रस्तावना के अंदर उनका नाम वाम वगैरह कुछ ऐसा ही होगा, तो वो सारी बातें प्रस्तावना के संबंधित होगी, और वो अध्याय 1 में होगी। अध्याय 1 में 2 ही धाराएँ हैं, एक या तो मतलब धारा या तो एक आंसर होगा या धारा 2 आंसर होगा। इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं, सबसे पहले धारा 1 की बात करते हैं। धारा 1 में इस जो अपने जो पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या रखा जाए, ये आरटी तो एक्ट 2 2009 है, इसका नाम का उल्लेख धारा 1 में किया गया है। और धारा 2 में इनकी जो शब्दावली है, जैसे अपने पास में समुचित शिक्षा है, उत्तरदायित्व सरकार है, स्थानीय सरकार है, इन सब का क्या मतलब होता है, ये सारा का सारा अपने अध्याय 2 के अंदर बात की गई है। और धारा 3 के अंदर ये कहा गया है, अब देखो, अब ये 2 धाराएं हो गई, पहला प्रस्तावना हो गई, दूसरा मैंने क्या खोला था, प्रस्तावना के बाद में क्या करेंगे, प्रस्तावना होते ही अपन क्या करेंगे, निःशुल्क की बात करेंगे और निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगे। तो निःशुल्क शिक्षा की बात है वो किस में की गई है, अध्याय 2 में की गई है। और अध्याय 2 अपन पता है 3, 4, 5 के अंदर है, मतलब धारा 3, 4, 5 में निःशुल्क संबंधित कुछ बातें होगी। हाँ, निःशुल्क संबंधित बातें होंगी। और निःशुल्क किसे देंगे, सबसे पहले प्रश्न आता है कि किसे देंगे, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देंगे। कितने से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सामान्यतः, यदि विशेष श्रेणी हो तो 6 से 18 की बात की गई है। ठीक है, अभी आरटी 2009 के तहत पढ़ रहे हैं, जबकि
शिक्षा नीति 2020 में ये बात 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी की गई है। अपने को वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, केवल अपने को RT 2009 के परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो मतलब धारा 3 में किसको शिक्षा देंगे? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। अब निःशुल्क शिक्षा तो देंगे उनको, मतलब शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आप शिक्षा देंगे तो उनको कहाँ पर देंगे शिक्षा? स्कूल में देंगे। तो स्कूल से उन बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए। ये अगले धारा के अंदर बात की गई है। धारा 4 में कहा गया कि विद्यालय से जोड़ना और बच्चों को उनकी आयु के अनुसार एडमिशन देना। यदि बच्चा लेट आ रहा है तो ऐसे नहीं उसको पहली क्लास में बिठा देंगे। यदि बच्चा 11 साल का है तो 11 से 5 कम करके 6ठी क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे को कुछ नहीं आता तो इसका मतलब अपने दायित्व है कि उसको सिखाए और इतना एलेबल बनाए कि वो 6ठी क्लास के बच्चों के बराबर आ जाए। ये अपना दायित्व होगा, ये सरकार का दायित्व होगा। इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्स कराएंगे, लेकिन वैसे नहीं उनके लिए स्पेशल ही क्लासें लगाई जाएगी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद में अपन बात कर ली। अब बच्चा एक स्कूल से, मान लो अब बच्चा पढ़ने आ गया स्कूल, बच्चे की स्कूल सेट नहीं, मतलब बच्चा दूसरी स्कूल में जाएगा। तो दूसरी स्कूल में जाएगा तो बच्चे को क्या चाहिएगी? TC चाहिएगी। तो बच्चे को जब TC चाहिए तो वो क्या करेगा? स्कूल से TC ले सकता है और ये स्कूल का दायित्व है कि उसे TC देनी पड़ेगी। तो बच्चे को TC कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे को TC देनी पड़ेगी। अपन ने अभी कितनी धाराओं की बात की है? 5 धाराओं की बात की है। पहले में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसका नाम आएगा, मतलब RT 2009 के नाम के बारे में कहा गया। धारा 2 के अंदर कहा गया है कि जो नाम तो आ गया लेकिन इसके अंदर जो शब्द है उन शब्दावली की जो परिभाषा है वो धारा 2 में की गई है, मतलब प्रस्तावना कंप्लीट। अब आ गई अपनी धारा 2, अध्याय 2। और अध्याय 2 में निःशुल्क की बात कर रहे हैं। अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बच्चों को शिक्षा देंगे। कौन से बच्चों को देंगे निःशुल्क शिक्षा? और कौन से बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देंगे। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? अपन विद्यालय की व्यवस्था करेंगे और विद्यालय में उनको जोड़ेंगे। तो किस प्रकार जोड़ेंगे? मतलब विद्यालय से जोड़ा जाएगा और आयु के अनुसार उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब बच्चा को स्कूल पसंद नहीं है, बच्चा दूसरी स्कूल में जाना चाहता है, मतलब वो TC ले सकता है। और कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर वो TC ले सकता है। ये बात अपन ने यहाँ तक पढ़ी। अब अपना आ जाता है अध्याय 3। अध्याय 3 और अध्याय 3 के अंदर अपन जानते हैं 6 से लेकर के आ रहे हैं और इसके अंदर 3 विषय शब्द दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था पहले समुचित सरकार, दूसरा स्थानीय प्रशासन और तीसरा जाता है माता पिता। इन सब का क्या है? कर्तव्य है। क्या देना? बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना। मतलब धारा 6 में की गया RT 2009 के अनुसार लागू होने के अंदर 3 वर्षों के भीतर भीतर विद्यालय स्थापित होना चाहिए। ये कहा गया है कि आप RT तो लागू कर दी, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर अपने जहाँ पर बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ पर विद्यालय स्थापित करना पड़ेगा। और ये विद्यालय कैसे स्थापित करने पड़ेगा? यदि आप प्राथमिक विद्यालय स्थापित करते हो तो 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल आपको स्थापित करना पड़ेगा और उच्च प्राथमिक करते हो तो आपको ये 2 किलोमीटर स्कूल के दायरे के अंदर आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है, सरकार करेगी। ठीक है, हाँ, प्रशासनिक सरकार, स्थानीय सरकार बताएगी समुची सरकार को और समुची सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। यहाँ तक अपन ने पढ़ा है। फिर से मैं धारा 7 की बात करता हूँ। इसमें कहा गया है कि RT के अंदर जो भी पैसे खर्च होंगे वो 90% केंद्र सरकार देगी, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है तो 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। शुरू में 55-10 का 55-45 का था, फिर 65-70 का, ऐसे बार बार इसमें संशोधन हो गए हैं। लेकिन अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जो पैसा आएगा वो कौन देगी? 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। यहाँ तक अपन बात कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हौसलों को उड़ान देनी है तो पंख लगाना ज़रूरी है और पंख लगाने के लिए आपको इसी प्रकार स्टडी करनी पड़ेगी, इसी प्रकार मेमोराइज करना पड़ेगा, इसी प्रकार आपको एक एक वर्ड का मीनिंग याद करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसे ही याद किया है और ऐसे ही याद किया है तो मैं ऐसा ही आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको यहाँ का यहाँ याद हो जाए। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे मोटिवेट के लिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, ताकि मैं इस प्रकार आपको पूरा RT ही
पूरे के पूरे आपको आईसीटी इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस लास्ट में ये पीडीएफ भी दूंगा। यदि आप ये वीडियो देखोगे और ये पीडीएफ एक बार पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन देखो, करत करत अभ्यास जनमत होय सुदान, आपको अभ्यास करना पड़ेगा मेरे साथियों। अभ्यास करने के लिए अपने माता पिता का सपना सच करना पड़ेगा दोस्तों। मैं जानता हूँ कि अपन कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। समय आपका ज़ाया नहीं करते हुए मैं आपको ये आरटी आज पूरा कराने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी आपको ये पूरा करवा दूँ, यही मेरी आशा और अपेक्षा रहेगी। और याद भी होना चाहिए, पढ़ाने से ज़्यादा उचित बात यह है कि आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो अपन बात कर रहे थे पैसों की, बात करते हैं पैसों पे याद आ गई तो पैसों की ही बात वापस अध्याय धारा 7 के अंदर बात कर रहे थे। तो धारा 7 में कहा गया है कि 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा राज्य सरकार देगी। ये बात हो गई पैसों की। अब अपने पास में जो 6 से 7, देखो 6 7 हो गए, अब 8 9 10 और 11 बच गया। 8 9 10 11 बच गया, मतलब पहले समुचित सरकार आएगी, फिर स्थानीय सरकार आएगी और फिर माता पिता आएंगे। इसी प्रकार अपन अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए आगे बात करते हैं धारा 8 के बारे में। धारा 8 अपनी ये कह रही है कि समुचित सरकार का कार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। सबसे पहले कौन करेगी? समुचित सरकार करेगी। कौन से बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ठीक है, इसके बाद में आ गया, इसके बाद 8 के बाद आ गई 9। समुचित के बाद कौन सी आता है? स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी ये समुचित करेंगे कि बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके बारे में अपन धारा 9 में। और इसके बाद धारा 10 में माता पिता, इसके बारे में बात करेंगे। और धारा 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पूर्व शिक्षा दी जाती है, मतलब आंगनबाड़ियों की व्यवस्था की जाती है, वो धारा 11 के अनुसार अपन व्यवस्था करेगी। ठीक है, ये तीनों का दायित्व है। सबसे पहले मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। पहले अपन ने बात की थी प्रस्तावना की। प्रस्तावना में 2 धाराएं थी, धारा 1 धारा 2। सबसे पहले किसी का अपन लिखते हैं नाम, तो मतलब आरटी 2009 एक्ट के बारे का नाम का उल्लेख धारा 1 में किया गया है। और धारा 2 में अपने पास देखा कि नाम के बाद में उसमें कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के बारे में पढ़ा था, मतलब शब्दावली की जो बात है धारा 2 में की गई है। अब 3 4 5 निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई है। 3 4 5 के अंदर सबसे पहले तो ये कहा गया कि 3 4 5 देंगे कैसे? पहले तो बच्चों को जोड़ा जाएगा, मतलब सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे? निःशुल्क शिक्षा की बात की। फिर क्या करेंगे? बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा देंगे किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देंगे। मतलब धारा 3 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। और इसके बाद में अपन ने कहा कि हाँ ठीक है, शिक्षा तो दे देंगे। मतलब धारा 4 में क्या कहा अपन ने? धारा 4 में ये कहा कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और धारा 5 में अपन ने कहा जोड़ दिया तो बच्चा कभी भी टीसी भी ले जा सकता वापस, मतलब धारा 5 में अपन टीसी की बात की। और धारा 6 7 8 9 10 11 ये अपने अध्याय 3 से संबंधित है। और अध्याय 3 में ये कहा गया है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का जो कर्तव्य है वो अपना इसके अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1 मिनट। ठीक है, अब एक बार आपको अध्याय 3 वापस रिवीजन करा देता हूँ। धारा 6 में कहा गया है, धारा 6 में क्या कहा गया है, और धारा 7 में क्या कहा गया है, धारा 8 में क्या कहा गया है, धारा 9 में क्या कहा है, धारा 10 में क्या कहा है और धारा 11 में क्या कहा है। इन सब के बारे में आप अपने मन में सोचें जब तक अपन अगले अध्याय की बात करते हैं। फिर अगले अध्याय के साथ वापस इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाँ आगे देखिए। धारा 12 में कहा गया है, धारा 12 में कहा गया है कि अब देखो, अब 12 से लेकर 28 तक जो भी आएगा वो या तो विद्यालय से संबंधित आएगा या शिक्षक से संबंधित आएगा। ये शिक्षक और विद्यालय का जो दायित्व है वो किसका आएगा? 12 से लेकर 28 तक आएगा। सबसे पहले 12 में ये कहा गया है कि निजी विद्यालय है वो 25% आरक्षण की जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों को देगा। मतलब धारा 12 में कहा गया है कि जो निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल है वो 25% एडमिशन आरटी के अनुसार ही करेगा, और वो अपने जो 25% सीटों का रिजर्व है वो आरटी की धारा के अनुसार करेगा। मतलब
साफ हो गया कि 100 बच्चे यदि कोई विद्यालय में आ रहे हैं, मतलब 25% विद्यालय सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनके अनुसार उनको एडमिशन देना होगा और उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेनी है। इसके बाद में कहा गया है, धारा 13 में कहा गया है कि यदि कोई विद्यालय अन्वेक्षण या परिवेश परीक्षा का संचालन करता है तो पहली बार उसको 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार उसको 50,000 का जुर्माना लगेगा। पहली बार 12 में कहा गया था कि 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है और 13 में कहा गया यदि कोई भी परीक्षा लेता है, यदि एडमिशन की परीक्षा लेता है तो उससे पहले 25,000 का और फिर 50,000 का जुर्माना लगेगा। इसके बाद में कहा गया है कि बच्चे को एडमिशन उसकी आयु निर्धारण कैसे की जाए। एडमिशन मिलना है तो उसका आयु निर्धारण कैसे करेंगे? उसका आयु निर्धारण जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं है तो भी आप वंचित नहीं कर सकते। और धारा 15 में ये कहा गया है कि आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश, सरकार को आयु के अनुसार प्रवेश देना है, लेकिन आप उसे वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन ने देखी 12, 13, 14, 15। 12 में सबसे पहले बच्चों को 25% सीटें मिलेगी। 25% सीटों के बाद यदि कोई परीक्षा लेता है तो 25,000 पहली बार, 50,000 दूसरी बार उसको देना पड़ेगा। और अब बच्चे का आयु कैसे मानेगी, ये बच्चा कितनी साल का, मतलब उसके पास या तो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, नहीं तो मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का, या विवाह प्रमाण पत्र, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये नहीं हो तो भी आप बच्चे को उसकी आयु वंचित नहीं कर सकते। इसके बाद 15 में कहा गया धारा 16 के बारे में। धारा 16 क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि धारा 16 में क्या कहा गया है। धारा 16 में ये कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही बालक को विद्यालय से निकाला जाएगा। मतलब आप किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जब दे रहे हो तो उसमें आप उसको कभी भी फेल नहीं कर सकते, ना ही विद्यालय से निकाल सकते हो। लेकिन इसका लोकसभा में जुलाई 2018 में इसमें संशोधन किया गया और राज्यसभा में 3 जनवरी 2019 को इसने पारित किया। और पॉलिसी का संबंध है डिस्टेंस पॉलिसी की बात की गई है। डिस्टेंस पॉलिसी क्या कहती है कि ये कहती है कि आप बच्चे को कभी भी उस स्कूल में रोक सकते हो। और इसमें 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में बात की गई है। आप प्राथमिक शिक्षा में भी बच्चे को उस क्लास में रोक सकते हो या फेल कर सकते हो। ये आपके जो धारा 16 पहले कह रही थी उसमें संशोधन किया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। लोकसभा में जुलाई 2018 में पारित हुआ था, राज्यसभा में 3 जनवरी 2019 को पारित हुआ। और इस पॉलिसी का संबंध डिस्टेंस पॉलिसी से है। यहाँ तक अपन ने देखा। धारा 17 अपन जानते हैं खतरे की बात है। और खतरे की बात होती है तो मतलब किसी भी बच्चे को आप पिटाई विटाई नहीं कर सकते, वो भी किस रूप से, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। बच्चे के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये सारे शब्दों का प्रयोग धारा 17 में कहा गया है। देखिए, बालक को न तो आप शारीरिक ना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता और न ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ये धारा 17 में कहा गया है। अपन ने अभी धारा 17 तक की बात की है और धारा 17 तक अपन ने देखा 12, 13, 12 में 25% सीटें, 13 में 25,000, 50,000 जुर्माना, 14, 15, 16 और 17 तक अपन पहुंच गए हैं। 17 में किसी को दंड नहीं देने की बात की गई है। 16 में किसी भी बालक को फेल नहीं करने की बात की गई है। और 14, 15 में क्या कहा गया है आप सोचिए और मुझे जल्द इसका जवाब दीजिए। 12, 13 मैंने बताया है आपको 25% सीटें, 25,000, 50,000, मतलब ये यहाँ तक आपको मैंने कवर करवाया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। आगे देखिए धारा 18 में कहा गया है कि आरटी के अधिनियम लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित नहीं किया जाएगा। मतलब 17 तक बच्चों से संबंधित आ गई, अब 18 से विद्यालय से संबंधित है। 18 में क्या कहा है कि आप किसी भी विद्यालय को सरकार की अनुमति के बिना नहीं चला सकते हैं।
और 19 में कहा गया है कि आपके भौतिक जो मापदंड है वो निर्धारण होने चाहिए। ये धारा 19 में कहा गया है, मतलब आपके पास में खेल का मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, विद्यालय की बाउंड्री होनी चाहिए, विद्यालय के गेट होना चाहिए, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी की सारी भौतिक अवस्थाओं में आती हैं और ये विद्यालय में होनी चाहिए। सबसे पहले 18 में क्या कहा गया है? 18 में कहा गया है कि बिना मान्यता कोई स्कूल नहीं चलेगा और मान्यता उसे मिलेगी जिसके पास में ये सारी चीज़ें होगी, भौतिक मापदंड होंगे। और 20 में कहा गया है कि केंद्र सरकार आरटी में संशोधन भी कर सकती हैं। ये 20 में कहा गया है, केंद्र सरकार आरटी में कभी भी संशोधन कर सकती है। ये 20 में कहा गया है। 21 अपने आगे एसएमसी से संबंधित 21 बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए और ये अच्छे से याद होनी चाहिए। धारा 21 के बारे में देखते हैं। धारा 21 में कहा गया एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। इसमें दो शब्द है, दो परिषद काम में लिया गया है, एक कार्यकारिणी परिषद, एक साधारण सभा। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि एसएमसी में टोटल 16 सदस्य होते हैं और इनको दो उप समितियों में बांटा गया है। पहली कार्यकारिणी उप समिति और दूसरी साधारण सभा। पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होती है और इसमें गणपूर्ति सदस्य 1/3 सदस्य चाहिए होते हैं और साधारण सभा गणपूर्ति का 1/4 सदस्य बैठक प्रत्येक 6 माह से होती हैं। इनके बारे में कार्य साधारण सभा करती है। गणपूर्ति नहीं होने पर 7 दिन के अंदर पुनः बैठक करनी होती है। अब कार्यकारिणी परिषद और साधारण सभा की जो ये बात की गई है वो धारा 21 में की गई है। धारा 22 की बात करेंगे। धारा 22 में ये कहा गया है, धारा 22 में ये कहा गया है कि विद्यालय में विकास योजनाओं का प्रारूप कैसे क्या होना चाहिए। ये धारा 22 में कहा गया है। और धारा 23 में कहा गया है कि अध्यापक की योग्यता क्या है। 23, 24, 25, 26, 27 और 28 सारी की सारी अध्यापक से संबंधित हैं। अध्यापक से क्या है, देखिए अध्यापक की योग्यता क्या होनी चाहिए। मिनिमम पात्रता पास होना चाहिए। यदि अध्यापक के पास ये व्यवस्थाएं नहीं है तो उसको ये व्यवस्थाएं पूर्ण करनी पड़ेगी। कार्य और कर्तव्य ये तो आ गया उसमें। इसके बाद धारा 24 ये कहती है कि अध्यापक के कार्य और कर्तव्य, अध्यापक को क्या क्या करना है, इसके बारे में धारा 24 में कहा गया है। 25 में कहा गया है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा। मतलब ये कहा गया है कि शिक्षक कितने शिक्षक छात्रों पर एक शिक्षक होगा, इसका अनुपात इसमें कहा गया है। शिक्षक छात्रों का सामान्य अनुपात 1:40 है, यानी एक शिक्षक 40 बच्चों पर मिनिमम होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यार्थी यदि 60 है तो 2 अध्यापक, विद्यार्थी यदि 61 से 90 है तो 3 अध्यापक, विद्यार्थी 91 से 120 है तो 4 अध्यापक और विद्यार्थी 121 से 200 तक है तो 5 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। लेकिन 150 विद्यार्थियों से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक और 5 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। टोटल 6 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। ये अपने पास में धारा 25 में कहा गया है। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो अपन कहेंगे कि कार्य दिवस प्राथमिक शिक्षा के लिए 200 दिन और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 220 दिन की बात की है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 800 घंटे और शिक्षक छात्र का अनुपात है वो 30:1 रखा गया है। जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 1000 घंटे और शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 रखा गया है। 100 विद्यार्थियों पर एक शारीरिक शिक्षक की बात भी की गई है और एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे के कार्य दिवस होना आवश्यक है। तो अपन ने देखा कि धारा 23, 24, 25 अध्यापक से संबंधित है। 23 में सबसे पहले अध्यापक को मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। 24 में अध्यापक के कार्य कर्तव्य क्या है उनके बारे में बात की गई है। 25 में अध्यापक और शिक्षक छात्रों का अनुपात क्या है इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद में अपन बात करेंगे धारा 26 की बात करेंगे। धारा 26 में कहा गया है कि यदि जो इतने भी पद स्वीकृत है उससे 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। ये धारा 26 में बात की गई है। 26 के बाद में देखा कि खाली नहीं है तो
मास्टर को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। धारा 27 में कहा गया है कि जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज चुनाव, नगरीय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा आदि के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। और धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी सरकारी अध्यापक का वो निजी शिक्षण नहीं करा सकता है। एक बार पीछे से वापस रिवीजन करवाते हैं। 23, 24, 25 मतलब सबसे पहले शिक्षक के पास मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। 24 शिक्षक मिनिमम योग्यता होगी तो उसके कार्य और कर्तव्य की बात की गई है। 25 कितने बच्चों पर कितने छात्र होने चाहिए, कितने छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए। 26 में इसमें कहा गया है कि स्वीकृत जो पद है उसका 10% से ज़्यादा खाली नहीं रहेंगे, और खाली नहीं रहेंगे तो मास्टरों को कहाँ कहाँ लगाना है इनके बारे में 27 में बात की गई है। और 28 में कहा गया है कि सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण में भाग नहीं लेगा, ये 28 में कहा गया है। अब अपना ये अध्याय जो 4 था ये कंप्लीट हो गया, ये सबसे बड़ा अध्याय था। इसके बाद में अपन बात करते हैं अध्याय 5 की, और अध्याय 5 में 2 धाराओं की बात की गई है, गुण 30। अध्याय 5 में अपन ने देखा था कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन गुण 30 में कहा गया है, और प्रारंभिक शिक्षा में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब यानी कि कोई भी पहले परीक्षा नहीं होगी और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में 5वीं और 8वीं का भी बोर्ड होता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे अपने पास में आ जाता है अध्याय नंबर 6, और अध्याय नंबर 6 31 से 34 धारा 34 तक हैं। अब 31 से 34 धारा तक अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक धारा 31 में कहा गया है कि बालकों को संरक्षण का अधिनियम है, या तो राज्य आयोग करेगा या राष्ट्रीय आयोग करेगा। अब राज्य आयोग 23 फरवरी 2010 से जयपुर में स्थापित है। जयपुर में स्थापित है, और राष्ट्रीय आयोग है वो दिल्ली में 5 मार्च 2007 से कार्यरत है। अब इसके बाद में ये तो राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की बात होगी। अब बालकों के अधिकारों के संबंध में शिकायत, बालक के अधिकारों के संबंध में शिकायतें, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। स्थानीय प्राधिकारी एवं संस्था प्रधान से समाधान अधिकतम 3 वर्ष में, यदि ये नहीं करे तो अपन राज्य आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं, ये धारा 32 में कहा गया है। और धारा 33 ये कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 15 सदस्य होंगे, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, उसमें कम से कम 15 सदस्य होंगे। और धारा 34 में एक आ गया है कि राज्य सरकार परिषद का गठन कर और मैक्सिमम 15 सदस्य, यानी पहले राष्ट्रीय सरकार करेगी फिर राज्य सरकार करेगी, मैक्सिमम 15 सदस्य हो सकते हैं। धारा 35 में कहा गया है, 35, 36, 37, 38 ये अध्याय 7 से संबंधित हैं। और 35 में ये कहा गया है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम लागू करने के लिए दिए दिशा निर्देश निकालेंगे, और ये दिशा निर्देश ये सभी के सभी राज्यों पे लागू होंगे। यानी केंद्र सरकार है वो राज्य या राज्य के स्थानीय प्राधिकारियों को ये दिशा निर्देश करेंगे कि अधिनियम में जो लागू है उन बातों को सुचारू रूप से लागू किया जाए, ये दिशा निर्देश में कहा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी व एसएमसी को दिशा निर्देश, यानी केंद्र सरकार है वो तो राज्य सरकार को करेगी, और राज्य सरकार है वो स्थानीय प्राधिकारी और एसएमसी को ये दिशा निर्देश देगी, और स्थानीय सरकार है वो एसएमसी को दिशा निर्देश देगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं धारा 36 की, और धारा 36 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। धारा 36 में कहा गया कि विद्यालय में प्रति व्यक्ति फीस, प्रवेश परीक्षा, बिना मान्यता स्कूल संचालन, बिना मान्यता समाप्त होने पर स्कूल संचालन नहीं किए जा सकते, और जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी इन पर, जब तक संबंधित अधिकारी को सूचित नहीं किया जा सकता, ये इस धारा 36 में कहा गया है। धारा 36 में ये कहा गया है कि ये जो सारे के सारे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति फीस, विद्यालय की परीक्षा से संबंधित, या विद्यालय बिना मान्यता के संचालन, या विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के बाद स्कूल पर जब तक कार्रवाई नहीं करी जा सकती, संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई उस विद्यालय पर नहीं किया जा सकता, ये धारा 36 में कहा गया है। और धारा 37 में ये कहा गया है कि आरटीई की कानून लागू करने के बाद, आरटीई का कानून लागू करने के बाद
करने की इच्छा से संबंध के लिए और न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। आरटी कानून लागू करने की इच्छा के संबंध के लिए ये धारा 37 है और इसका जो संबंध है वो न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। धारा 38 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में नियम और वह अधिसूचना जारी कर सकती हैं। ये अपने पास में देखी अपन ने 38 धाराओं के बारे में। इसके बाद एक अनुसूची है, उसमें थोड़ा सा दे रखा है, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। देखिए अनुसूची में क्या दे रखा है, इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के शिक्षकों का अनुपात के बारे में, भौतिक सुविधाओं के बारे में और कार्य दिवस प्रति सप्ताह, शिक्षक घंटे, इन सब के बारे में अनुसूची में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इसके अंदर पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि का उल्लेख किया गया है। समाचार पत्रों में जहाँ समय समय पर प्रकाशित करके इनकी जानकारी दी जानी चाहिए। जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना, घर घर सर्वेक्षण करना, ग्राम स्तर पर रजिस्टर तैयार करना तथा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये सारी के सारी इस अनुसूची में कहा गया है। यहाँ तक अपन ने आरटीई 2009 के बारे में देखा। मैं आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें आपको यदि कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में दे सकते हैं या मुझे राय दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी आपको यदि ऐसी असुविधा महसूस हो रही है तो उसके बारे में भी आप मुझे राय दे सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन वापस हाथों हाथ आपका करवा देता हूँ, जो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेन अध्याय 4 के बारे में वापस देख लेते हैं। 4 से देखते हैं। इसमें सबसे पहले 25% सीटों की बात की गई, फिर कोई 25,000 50,000 की बात की गई, फिर उसमें जो आयु है उसकी बात की गई कि भाई किसको क्योंकि आयु का आधार क्या मानेंगे। फिर उसमें कहा गया है कि सरकार आयु के अनुसार प्रवेश देगी लेकिन वंचित नहीं कर सकती। और ये भी फिर इसके बाद में अपने पास में कहा गया कि 16 के अंदर कि किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, लेकिन ये 2018-19 के अंदर ये लागू कर दिया गया कि फेल कर सकते हैं। और डिस्टेंशन पॉलिसी के संबंध में 17 में किसी को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दे सकते। 18 में कहा गया कि आरटी के जो लागू है अधिनियम, इसमें विद्यालय की मान्यता के बिना संचालित नहीं किया जा सकता। आरटी की धारा के अनुसार कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालन नहीं किया। 18 में 19 में उसमें भौतिक विद्यालय के वातावरण के बारे में बात की गई है। 20 में केंद्र सरकार इसमें संशोधन कर सकती हैं। अब 21 में प्रबंधन समिति की बात आ गई और 22 में इसे यह आ गया कि विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप क्या क्या होगा। अब 23, 24, 25, 26, 27, 28 शिक्षक से संबंधित है। 23 में ये कहा गया कि शिक्षक के पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। 28 में कहा गया कि कार्य और कर्तव्य शिक्षक के क्या होने चाहिए। और 24 में कहा गया और 25 में ये कहा गया कि उस शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। और 26 में ये कहा गया कि 26 में क्या गया कि जो शिक्षक के जो पद स्वीकृत है वो 10% से ज़्यादा वो खाली नहीं रहने चाहिए। और 27 में कहा गया कि शिक्षक को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। 28 में कहा गया कि शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं कर सकता। 29 आप जानते ही हो किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम और समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने के संबंध में है। मतलब पाठ्यक्रम 29 में और समय पर पूर्ण कराने की बात की गई होगी तो 30 में बात की गई और प्रमाण पत्र की बात की गई है। ये सारी की सारी में आ गई। और बालकों के अधिकारों की संरक्षण की बात है तो 31, 32, 33, 34 में बात की गई है। 35, 36, 37, 38 वो अपने उसमें जो संशोधन है वो केंद्र राज्य सरकारें अपने समय के अनुसार कर सकती हैं। तो आपको ये दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की आपको जल्द से जल्द ये पूरा करवाने की, कम समय में पूरा करवाने की। इस प्रकार के वीडियो देखते रहिए और आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपका दिल की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।